वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लास गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में फिजिक्स में अगला पार्ट। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? पिछले लेक्चर पर हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने क्या बताया था कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यही बताया था, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी का आज जो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब जब यहां पर देखो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, क्या कह रहा है कि एक गेंद है जिसका द्रव्यमान कितना है भैया? 5 kg का है, को क्या कह रहा है कि 40 मीटर की ऊंचाई से क्या गिराया जाता है। कहता है कि जब 40 मीटर ये गेंद नीचे आ जाती है तो उस समय इसका वेग कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा क्या बताना है आपको? तो गुरुत्वीय बल द्वारा तथा वायु के घर्षण द्वारा गेंद पर कितना कार्य किया गया होगा। ठीक, देखो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास क्या रहा कि ये आपने फिगर बना लिया भैया, इसने बोला है कि ऊपर से कोई गेंद छोड़ी जा रही, तो ये रही गेंद। इस गेंद का द्रव्यमान कितना है? 5 kg है। कैसे छोड़ी गई है भैया? स्वतंत्रता पूर्वक, यानी शुरुआत में इसका वेग कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। यहां से लेके यहां तक की हाइट बेटा आपकी कितनी दी हुई है? 40 मीटर दी हुई है। कह रहा है कि जब गेंद कहां पर आ जाती है? नीचे आ जाती है, 40 मीटर नीचे आ जाती है, तो इसका जो वेग रहता है, यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाता है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? तो कह रहा है तो बताना कि गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया होगा। तो देखो गुरुत्वीय बल तो हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल फोर्स, ये भैया कितना हो जाएगा? देखो वर्क डन बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल बेटा इधर इसका भार किधर लगेगा? गुरुत्वीय बल का मतलब भार उसका, तो भार इसका किधर लगेगा? नीचे की ओर, mg, यही लगेगा ना। n की जगह पे कितना है? 5। और g आप क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 10। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक भैया, अब आपने यहां पर क्या लिखा? 5 इंटू जी का मान 10 mg। अच्छा, ये तो इसका क्या हो गया? बल भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन, यही होता है ना बेटा। अब यहां पर फोर्स आपका कितना आया है? mg। m की जगह पे 5 और g की जगह पे 10 गुणा करके लिखा तो कितना आ गया? 50। अब डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट एक कितना नीचे आ रहा है? 40 मीटर इंटू 40। अच्छा, cos थीटा आएगा, क्या आएगा? cos थीटा। तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट भी आपका नीचे की ओर है और भार भी किधर लग रहा है बेटा? नीचे की ओर। एंगल कितना हो गया? 0। cos 0 की वैल्यू 1। मैं अब आगे नहीं लिख रहा हूं cos 0। तो यहां से ये आपको कितना आ जाएगा? 4 5 20, 2000 जूल, यही होगा। 2000 जूल आपका क्या आ गया भैया? इसके कारण, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य आ गया। अब आपको क्या निकालना है? वायु के घर्षण द्वारा। अच्छा, वायु के घर्षण का मतलब क्या है? आपकी गेंद ऊपर से क्या आ रही है? नीचे की ओर आ रही है। तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि जब भी कोई आती है तो जब हवा रहेगी ना, तो हवा ऊपर की ओर क्या लगाएगी? उस पर बल लगाएगी ना, तो वही तो फ्रिक्शन हुआ, एयर का फ्रिक्शन। जैसे ये गेंद, इसको हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, ऊपर से नीचे हमने इसे छोड़ा, तो हवा का कुछ तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पर, हवा कुछ तो इसका अपोज कर रही होगी, तो उसी बल द्वारा कितना कार्य किया गया होगा उसे हमें निकालना है। तो देखो अभी आपने एक फार्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है,
कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से उसी का प्रयोग, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब यहां पर बात किसकी किसकी की है? वर्क, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर एक आपका कौन सा, अब ग्रेविटेशनल के बाद फिर कौन सा लग रहा है? कह रहा है कि घर्षण वाला लग रहा है, तो हमने लगा दिया एयर फ्रिक्शन ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटी भैया? ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक बदल रही है? फाइनल माइनस का इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल तो यही है ना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगा भैया। तो यहां से देखोगे तो हाफ एम मैं कॉमन ले लूंगा और यू तो आपका क्या है? जीरो है, यानी ये वाला टर्म क्या हो गया? जीरो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां से डायरेक्ट कितना हो जाएगा? हाफ एम का मान कितना है? 5, वी का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 2 50, 50 गुणे 5 250, कितना हुआ? 250 आ गया ना, 250 जूल। ये कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ कितना है? 250 जूल है। कितना है? 250 जूल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कितना दिया हुआ है? 2000 जूल दिया हुआ है। तो आप एयर फ्रिक्शन नहीं निकाल लोगे, वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 250 माइनस का कितना? 2000। भाई ये इधर आएगा तो किस साइन के साथ आएगा? माइनस साइन के साथ। इसको माइनस साइन के साथ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1750 जूल। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इधर हमने एक कील से किया, क्या किया कि एक डोर बांध के, एक डोर से एम द्रव्यमान के पिंड को क्या कर दिया गया है? लटका दिया गया है, ठीक है। इस डोरी की लंबाई कितनी है? एल है। कह रहा है कि एम द्रव्यमान को एफ चर बल द्वारा, मतलब ये बल कैसा है? चर है, मतलब ये कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। कैसा है? वेरिएबल फोर्स है, मतलब ऐसा बल जो क्या हो? बदल रहा है। इसको ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर विस्थापित किया गया है। तो ये बल लग रहा था, तो ये बल लगा करके मान के चलो कि इधर खींचा गया, तो सिंपल सी बात है, ऊर्ध्वाधर से यदि अभी सीधे लटक रहा होगा तो यदि इधर किया गया है तो कुछ ऐसे कोण बनाएगा। तो ये थीटा कोण पर विस्थापित किया गया है। कह रहा है कि इसको यहां से जब यहां तक ले जाते हैं ना, तो बहुत धीमी गति के साथ हुआ। कैसे हुआ है? बहुत ही धीमी गति के साथ हुआ है। तो इस चर बल द्वारा एम द्रव्यमान पर किया गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो बात समझना, इस फिगर को मैं फिर से थोड़ा सा बना रहा हूं। ये इसको आप यहां पर लेते आए, ठीक। ये थीटा एंगल पर, यदि इसकी लंबाई कितनी थी भैया? एल थी, तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? एल होगी कि नहीं होगी? तो यहां से जब आओगे तो यहां से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? इसके कंपोनेंट तो कर सकते हो ना, इसका ये वाला कंपोनेंट एल cos थीटा, मतलब यहां तक का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एल cos थीटा। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? अरे भाई इसका इधर कंपोनेंट कर लेना, तो जिसके साथ कंपोनेंट होता है ये कितना आ जाएगा? एल cos थीटा, ठीक। अब ये वाला कितना हो जाएगा? एल sin थीटा होगा भैया। अब देखो इस पर कितने बल लग रहे होंगे, ध्यान से समझना। एक तो भार हमेशा कैसा लगेगा बेटा? mg नीचे की ओर हमेशा लगेगा। अच्छा ये पूरी दूरी कितनी थी?
L थी रस्सी की लंबाई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? L माइनस एल कॉस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भार किधर लगेगा भैया? नीचे की ओर। मतलब एक कौन सा बल लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसमें हमें क्या पता, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें क्या पता, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो पता है ना कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो एक बल तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि इस पर क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा बार। दूसरा क्या लग रहा होगा? यहां पर ये क्या है? डोरी है, तो डोरी पर क्या आ रहा होगा भैया? तनाव आ रहा होगा, यानी टेंशन फोर्स लग रहा होगा। चलो, तो दो बल तो हमें ये दिख गए साफ। इसके अलावा और कोई बल लग रहा है? एक तो क्वेश्चन में बोल दिया है, तो क्वेश्चन में एक बल बोला है, ये F बोला है, ठीक। एक बल क्वेश्चन में बोला है F ये आपका कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। कैसा है? वेरिएबल। बात समझ में आ रही भैया? अब देखो, क्या इसके अलावा और कोई बल लग सकता है इस पर? फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना ना, जब तक वो फ्रिक्शन के बारे में कहे नहीं तब तक उसे नहीं कंसीडर करना है, ठीक। अब बताओ, हमें ये वाला तो लग ही रहा है, टेंशन आ ही रहा होगा, और ये वाला फोर्स, इसके अलावा और कोई नहीं लग रहा। अब देखो दूसरी बात, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यह प्रोसेस बहुत ही किस गति के साथ हुआ है? धीमी गति के साथ। मतलब धीमी गति के साथ का मतलब उसकी स्पीड लगभग बढ़ी ही नहीं। मतलब यहां से लेके यहां तक लेते हैं, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही धीमी रही, कम रही। यानी कि उसकी स्पीड जितनी यहां पे थी उतनी ही यहां पर है। मतलब काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित नहीं होगी। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा धीमी करने का मतलब क्या हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो यदि कहीं इंग्लिश में एक टर्म होता है ग्रेजुअली, क्या होता है? ग्रेजुअली। इसका मतलब होता है कि वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, ठीक है। तो या तो आप यदि हिंदी में देखोगे तो आपको लिखा रहेगा कि बहुत धीमी गति से चलता है, या हो सकता है वो कोई और टर्म यूज कर ले, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप इंग्लिश वाले में देखोगे तो उसमें साफ साफ क्या रहेगा कि ग्रेजुअली एक जगह से दूसरे जगह तक लाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुअली का मतलब क्या हुआ कि बहुत धीमे धीमे हम एक जगह से दूसरे जगह तक ला रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेजुअली का मतलब बहुत धीरे धीरे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी चेंज। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? समान रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ठीक। बात समझ में आई कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा वो जीरो होगा। तो क्या रहा यहां पर? ग्रेजुअली लाने का मतलब क्या हुआ? इसीलिए यह लाइन लिखा हुआ है कि कैसी लाई जाती है? बहुत धीमे लाई जाती है। ये बात समझ में आ गई। अब भैया आपको क्या पता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है। अब इस पर देखो तो बल कौन कौन से के कारण बना रहा हो, ये वर्क हो रहा होगा। पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, भार के कारण, प्लस कौन सा? टेंशन के कारण, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, प्लस कौन सा? वेरिएबल फोर्स, यही तो बल है, वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी इसको क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत धीरे से ले जा रहे हैं, बहुत धीमे धीमे ले जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन क्या होगा बेटा? शून्य होगा। तो ये हमने जीरो रख दिया, ठीक। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने इसको यहां से लेके यहां तक लेके गए, यानी कि आपका विस्थापन कितना हुआ है? सिर्फ यही विस्थापन क्या हुआ? सिर्फ यही हुआ है कि और कुछ हुआ है? यही हुआ है। तो क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बल गुणे विस्थापन इनटू कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है?
भाई बल आप किधर लगा रहे हो, नीचे की ओर, आप उठा के इसे ऊपर लिए जा रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। cos 180 का मान -1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं mg, ये तो बल हो गया, ठीक है। और विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है ना, तो कितना हो रहा है, L माइनस का L cos थीटा, L माइनस का L cos थीटा, ये समझ में आया। और माइनस का, भाई माइनस का होगा ना, क्योंकि cos 180 आएगा, माइनस का हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो टेंशन फोर्स, जैसे देखो टेंशन को यदि आप देखोगे तो टेंशन एक तरीके से यहां पर एज ए रेडियस का काम कर रहा है। भाई ये मान के चलो कि यदि इस पर टेंशन लग रहा है तो ये एक तरीके से क्या है, रेडियस का काम कर रहा है। इसको मैं इधर, इसको भाई टेंशन देखो, यदि टेंशन इस पर नहीं लगेगा, बात समझना, यदि टेंशन नहीं लगेगा तो ये डोरी आपस में कम या घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है। यदि टेंशन रहेगा तो डोरी की लंबाई कितनी ही बनी रहेगी, एल ही बनी रहेगी, एक समान बनी रहेगी, ठीक है। और किधर भी गति कराएंगे तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या पर जब हम क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज जब गति करती है तो उस पर वेग कैसा होता है, हमेशा विस्थापन कैसा होता है, टेंजेंशियली होता है, मतलब स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो ये भी तो एक तरीके से सर्कल ही तो बनाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्ट, ये ऐसे है तो इस बार डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। इस बार टेंशन भैया किधर है, इधर है, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट आपका किधर होगा, ऊपर की ओर। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ भैया, 90 डिग्री। बात समझ में आए, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो cos 90 0, cos 90 0। तो टेंशन फोर्स के कारण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस का 0, ठीक। बात समझ में आया। अब किसके लिए, वर्क डन बाई, हमें फोर्स बताना है कि इस फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के कारण कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो हमें नहीं पता, वही तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये बराबर किसके हो गए भैया, 0 के। तो वर्क डन बाई फोर्स बराबर कितना हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो mg L माइनस का L cos थीटा, दैट्स इट। उतार लीजिए। नया कॉन्सेप्ट, अगली हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा। देखो लिखिएगा, स्थिति के कारण कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण किसी भी वस्तु पर जो ऊर्जा रहती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई। चलिए अगला लिखिएगा, यदि हम किसी वस्तु की, अगली लाइन, यदि हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो स्थितिज
ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होते, ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो भी फूल पत्ती स्टार लगा के लिखना चाहो लिख लो। देखो क्या कहा गया है, ध्यान समझ लो। यदि हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन किसके बराबर होगा? यह परिवर्तन संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। चेंज इन डेल्टा का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ गई भैया? ठीक है, याद हो जाए, वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। अच्छा, क्या यह स्थितिज ऊर्जा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है? बिल्कुल नहीं। स्थितिज ऊर्जा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। तो लिखिएगा अगली लाइन में, स्थितिज ऊर्जा असंरक्षी बल के लिए नहीं, असंरक्षी बल के कारण नहीं होती, नहीं होती, या असंरक्षी बल के लिए डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड का मतलब परिभाषित नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा केवल एक बिंदु के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर बिंदु पर बता पाना मुश्किल है, मतलब हम उसको नहीं बता सकते हैं। तो लिखिएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसी एक बिंदु पर बता पाना, एक बिंदु पर नहीं बताई जा सकती, नहीं बताई जा सकती है। इसके लिए सदैव, इसके लिए सदैव हमें रेफरेंस, मतलब रेफरेंस का मतलब क्या हुआ भैया? रेफरेंस का मतलब हुआ कि हमें कोई ना कोई एक आधार मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, किसी के आधार पर हम बताएंगे कि उससे कम है या उससे अधिक है। इसके लिए हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम यह मानते
हैं कि हम यह मानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, पी के मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी शून्य होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए कि जैसे ये आपकी क्या रही, अर्थ सरफेस, क्या है, अर्थ सरफेस मतलब पृथ्वी की सतह। ठीक है, इस पृथ्वी की सतह पर हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सॉरी कैपिटल U बराबर 0। ठीक है, और अब यदि आप किसी वस्तु को यहां पर ले जाते हो, कहां पर, इससे h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाते हो, जैसे ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसको आप ऊपर ले जाते हो तो इस पर क्या हो जाएगा भाई, इस पर इसको उठाकर आप इस जगह पर ले गए, बात समझ रहे हो, इसको उठाया आपने गेंद को और यहां पर रखा, तो आपके द्वारा इस गेंद पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसको उठाया तो इसको जब उठाया, उठा करके ऊपर गए तो आपके द्वारा गेंद पर कुछ कार्य किया गया, यही कार्य किस पर कंजर्व हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस गेंद में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, mgh। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, और जैसे मान के चलो कि आपने किसी गेंद को यहां से लेके यहां तक लेके गए हैं। ठीक है, ये कितना है, ये मान के चलो कि ये आपका H था और ये कितना है, ये कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, कैपिटल H है। तो यहां से जब इस गेंद को यहां तक लेके गए तो भाई परिवर्तन तो होगा, कितना होगा, mgh माइनस h। नहीं आया समझ में भाई, इनके बीच में अंतर कितना है, हमने गेंद को कहां से उठाया है, यहां से, ना कि नीचे से, तो यहां से तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली h माइनस h, तो इसको यहां से यहां तक लेते गए तो mgh माइनस h। ठीक, अब आप इसको किसके थ्रू निकाल सकते थे, देखो अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी कितना रखा, देखो ये आपकी इनिशियल है, मान के चलो कि आपने यहां पर रखी है गेंद, इसके बाद आप यहां पर लेते गए, कहां पर लेते गए, यहां पर, ये आपका इनिशियल है, प्रारंभिक स्टेज है भैया। ठीक है ना, प्रारंभिक है, और फिर आप इसको कहां पर लिए जा रहे हो, ये फाइनल पर, अंतिम पोजीशन पर। ठीक है, तो अभी आपने क्या लिखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यही तो किए ना भैया। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, डेल्टा U बराबर माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यही है। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा आता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, हाँ आता है, तो बस इस पर क्या लग रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है। देखो अब यहां से मैं आपका ये LHS लेके चल रहा हूं। ठीक है, LHS कितना है आपका, डेल्टा U, तो डेल्टा U बराबर बेटा कितना हो जाएगा, U फाइनल माइनस का U इनिशियल। फाइनल की बात करें तो कितना ऊपर गया है, H, तो कितना हो गया mgh माइनस का ये कितना हो गया, इनिशियल 0, तो कितना आ गया, mgh। क्लियर, डेल्टा U आपको कितना आ गया, mgh। अब आप किसको लेके चलोगे, LHS सॉरी RHS, RHS में क्या दिया हुआ है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स बराबर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या होता है,
बल गुणे कार्य बराबर यही तो होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये और कुछ होता है, यही होता है। बल भैया किधर लग रहा है, नीचे की ओर। क्या mg विस्थापन आपने कितना किया, ऊपर की ओर कितना h, mg h। और ये यहां से आप इसको यहां से लेके कहां तक गए हो, ऊपर तक गए हो, तो ये कितना हो जाएगा cos 180, ये ना होगा भैया, कितना हो जाएगा cos 180, तो कितना होगा माइनस का mg h। अब देखो यहां पर ये तो क्या आया है आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कितना आया माइनस का mg h, और ये किसके बराबर है, डेल्टा यू बराबर माइनस का वर्क डन है। अभी आपने क्या निकाला है, वर्क डन निकाला है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब आप क्या करोगे, माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जब आप लिखोगे, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। जब माइनस का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा mgh। अब देखो ये बराबर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके साथ, माइनस साइन के साथ, बराबर होगा किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। नोट कर लीजिए भैया इसे। चलो भैया हेडिंग डालो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। लिखिएगा, जब किसी प्रत्यास्थ तार या स्प्रिंग को खींचते को क्या कहते हैं, स्ट्रेच, या खींचते या दबाते हैं, दबाते को क्या कहते हैं भैया, कंप्रेस। कंप्रेस करते हैं, तो यह अपने में किए गए, तो यह अपने में किए गए परिवर्तन का विरोध करते हैं। यही गुण प्रत्यास्था कहलाता है। प्रत्यास्था कहलाता है। यही गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। बात समझोगे, इसने क्या कहा कि यदि कोई प्रत्यास्थ तार, आपने एक कोई ऐसी तार ली जो खींच सकती है या दबाई जा सकती है, या आपने क्या लिया, कोई स्प्रिंग लिया जिसको हमने खींचा या दबाया, तो क्या कह रहा है कि इस पर, ये मतलब ये दोनों, चाहे स्प्रिंग हो या कोई की प्रत्यास्थ तार हो, यह क्या करती है, अपने में हुए परिवर्तन, मतलब यदि हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। और इसी गुण को, जिसके कारण ये विरोध करती है, उसी गुण को क्या कहते हैं, हम प्रत्यास्था कहते हैं। क्लियर हुआ भैया।
और इस प्रत्यास्था के कारण क्या हो जाता है, लिखिएगा इस अगली लाइन से, इस प्रत्यास्था के गुण के कारण इसके बदलाव की विपरीत दिशा में, बदलाव की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बात समझ में आया? कह रहा है कि इस प्रत्यास्था के गुण के कारण तार पर या स्प्रिंग पर जो आप बदलाव कर रहे हैं, मतलब बदलाव करने का मतलब यदि आप खींच रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में क्या लग जाएगा, एक बल लगेगा, या आप उसे दबा रहे हैं तो दबाने की विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यह बल, अगली लाइन से, प्रत्यानयन बल स्प्रिंग या तार की लंबाई में हुए परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यह जो भैया जो आपका प्रत्यानयन बल है, जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग या तार में कितनी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रत्यानयन बल के कारण क्या हो जाता है, उस स्प्रिंग पर, प्रत्यानयन बल के कारण उस स्प्रिंग पर क्या हो जाता है, कार्य जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, लिखिएगा, इस बल के कारण स्प्रिंग पर, इस बल के कारण स्प्रिंग पर किया गया कार्य, स्प्रिंग पर किया गया कार्य, स्प्रिंग पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। दैट्स इट। क्लियर हुआ भाई कि नहीं, कि इस बल के कारण, किस बल के कारण बेटा, प्रत्यानयन बल के कारण स्प्रिंग पर कुछ कार्य किया गया है, ठीक है, और यही कार्य किसमें, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा,
संचित हो जाएगा। क्लियर। अब देखो प्रत्यानयन बल समझो। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा हुआ कि प्रत्यानयन बल स्प्रिंग या तार की लंबाई में हुए परिवर्तन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे बात समझो, ये हमने क्या लिया, एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, ये क्या लिया, एक स्प्रिंग ले लिया। ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, क्या है, ओरिजिनल लेंथ मतलब प्रारंभिक लंबाई है, ठीक है। इस पर आपने क्या किया, एक बल लगाया और इस बल के कारण इसको आप खींच कर ये स्प्रिंग यहां तक लेते आए, कहां तक, यहां तक। तो आपने ये जो बल लगाया तो अभी की स्प्रिंग कहां तक थी, यहां तक। इसकी आपने लंबाई बढ़ा करके खींच करके कितनी कर दिया, L प्लस का X। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ मेरे भाई, X। अच्छा एक चीज ध्यान देना, स्प्रिंग पर जो भी आप देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे हमेशा कहां से बेटा मेजर करोगे, नेचुरल लेंथ से। कहां से, नेचुरल लेंथ से, मतलब उसकी स्प्रिंग की इनिशियल लंबाई से, प्रारंभिक लंबाई के बाद से। याद रहेगा, स्प्रिंग में जो भी आप बदलाव देखोगे कहां से देखोगे, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ के बाद, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, केवल वही लिखना है। लेकिन हमें रेफरेंस क्या रखना है बेटा, ओरिजिनल नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ L, नेचुरल लेंथ, ठीक है। इस लेंथ में यदि कमी हुई मतलब इसको दबाया गया, नेचुरल लेंथ में यदि कमी हुई मतलब कि क्या हुआ, इसको दबाया गया। नेचुरल लेंथ में वृद्धि हुई मतलब कि खींचा गया है। ये तो क्लियर है। अब देखो भैया, यहां पर मैंने क्या बोला कि आपको जो भी स्प्रिंग में वृद्धि वगैरह लिखनी है, ठीक है, या कमी वगैरह लिखनी है, आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेचुरल लेंथ को ही आधार मान करके आप बताओगे कि स्प्रिंग 5 मीटर बढ़ी है या 2 मीटर घटी है या कुछ भी है, ठीक। चलो, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, चेंज इन लेंथ लिखा है ना, लंबाई में हुए परिवर्तन के अनुक्रमानुपात। परिवर्तन कितना हुआ है, X। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और देखो क्या लगता है, इस प्रत्यानयन के, इस प्रत्यास्था के गुण के कारण इसके बदलाव की विपरीत दिशा में, बदलाव की विपरीत दिशा में आप इसको पकड़कर इधर खींच रहे हो ना, तो इस बदलाव किधर हो रहा है, मेरी तरफ। तो बदलाव की विपरीत दिशा कौन सी हुई, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ क्या लगता है, एक बल कार्य करता है। इसी बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। बात समझ में आया। और यही किसकी विपरीत दिशा में, बदलाव की विपरीत दिशा में, मतलब निगेटिव साइन लगा दो। निगेटिव साइन क्या बताता है कि आपने जिधर क्या लगाया है, जिधर आपने लंबाई बढ़ाई है या घटाई है, यह बल उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। बात समझ में आया। जिधर आपने लंबाई घटाई या बढ़ाई है उसकी विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है। क्लियर। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट k आया और ये x माइनस पहले से, सॉरी लिख दें, माइनस का k x। क्लियर। ये रहा आपका प्रत्यानयन बल। क्या रहा, प्रत्यानयन बल। जहां पर k क्या है बेटा, k है आपका स्प्रिंग नियतांक, के स्प्रिंग नियतांक है। क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, ठीक। अब इस बल के कारण, इस बल के कारण देखो अगली लाइन पे क्या लिखा हुआ, इस बल के कारण स्प्रिंग पर क्या किया जाता है,
इस स्प्रिंग, इस बल के कारण, प्रत्यानयन बल के कारण स्प्रिंग पर कुछ कार्य किया जा रहा है। वह कार्य किसके रूप में? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। यहां से देखो, वर्क डन बाई कौन सा फोर्स? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स ना, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा मेरे भाई? यदि मान के चलो कि छोटी सी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो, यदि मैं डिफरेंस को लिखूं, इसको पहले आप इसको लिख लो, ठीक है ना, फिर बाद में अगली बार मैं इसको समझा देता हूं। इसको पहले नोट कर लो। चलो अब देखो भैया, अब हम क्या देख रहे हैं? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग बल कैसा है? कंजर्वेटिव। कैसा है? कंजर्वेटिव। तो आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये चेंज है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी यू। अरे भाई इसको डी यू लिख सकता हूं ना। डी यू भी क्या है? चेंज है, परिवर्तन है। डेल यू या डी यू, ये बराबर भैया कितना हो जाएगा? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का डी डब्ल्यू। भाई छोटे से कंजर्वेटिव फोर्स के कारण छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा। छोटे से कंजर्वेटिव फोर्स के कारण छोटा सा क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आएगा। अच्छा, अब यहां से आपको क्या कर दूं मैं? इसे माइनस का वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पर आपका क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि एफएस। स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने सोचा कि स्प्रिंग को आपने कैसे छोटा सा क्या किया है? विस्थापित किया है। छोटी सी डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? डीएक्स। क्या मान लिया? डीएक्स। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या काम बचा है? इसका इंटीग्रेशन कर दे। इसका हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। ये इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल इनिशियल एनर्जी, और ये फाइनल एनर्जी। ये क्या रहा? छोटा सा आपने x1 से लेके कहां तक किया है? x2 तक भैया। x1 से लेके कहां तक खींचा है? x2 तक। क्लियर हुआ? अब देखो यहां से जब इसको करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना? du का, जैसे dx का x होता है तो du का u ये रहा, u इनिशियल u फाइनल बराबर ये fx बराबर fs क्या है बेटा? स्प्रिंग फोर्स है। कैसा है? स्प्रिंग फोर्स अभी आपने निकाला कितना? kx माइनस का kx, तो माइनस हमने बाहर ले लिया। ये कितना हो गया? माइनस का kx और ये dx। fs की जगह पे माइनस का kx। fs क्या है आपका? स्प्रिंग फोर्स माइनस का kx। क्लियर हो भैया? अब यहां से आपको x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो भैया। ठीक, अब इस पे क्या कांस्टेंट है? k तो कांस्टेंट है ना। माइनस साइन को भी बाहर ले रहे हैं, मतलब कि माइनस k को मैंने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। तो ये u फाइनल माइनस का u इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का k आपने बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस k और x dx बचा। x dx, x1 x2। आपने क्या किया? x dx को क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन। तो x dx का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2। भाई x की पावर कितनी है? एक। तो पावर क्या हो जाएगी? एक बढ़ेगी, तो उसी बढ़ी हुई पावर का क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये k x स्क्वायर अपॉन 2, k x स्क्वायर अपॉन 2। ये x1 से x2। क्लियर हुआ भैया? तो फिर से u फाइनल माइनस का u इनिशियल इज इक्वल टू हाफ k, कितना हो जाएगा? ये x2 का स्क्वायर माइनस का हाफ k x1 का स्क्वायर होगा भैया ये। अब देखो
ये आ गया हमारा, इस फॉर्म में आ गया ये। वाह। अब आप क्या मानते हो कि जहां से लिखना यहां पर, माना कि स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई L पर, प्रारंभिक लंबाई L पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? शून्य है। क्या है? शून्य है। क्लियर हुआ? माना कि स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई L पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? शून्य है। यानी कि बात समझो भैया, आपने क्या किया है, देखो आपने इसको यहां से ऐसे थी, इसकी लंबाई L है, तो आपने माना कि शुरुआत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो आपने इनिशियल वाली को क्या कर दिया? 0। तो शुरुआत में जब कुछ आपने बढ़ाया नहीं तो ये भी क्या हुआ? 0। भाई x1 क्या हो गया? 0 हो गया ना, क्योंकि आप लेंथ तो वही रख रहे हो ना। तो x1 क्या कुछ आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो यानी कि u फाइनल माइनस का u इनिशियल इज इक्वल टू, फिर से मैं वही लाइन लिख उतार रहा हूं, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस का हाफ के x1 का स्क्वायर। यहां से u इनिशियल आपकी क्या है? 0। तो आपका x1 वाला टर्म भी क्या हो गया? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि शुरुआत में आपने स्प्रिंग को खींचा या दबाया नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही है। तो u कितना आ गया? हाफ के x2 का स्क्वायर, या आप कह सकते हो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के x स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।